Good SP, Kayan Kazmi, well done. King's people have been killed and Anas's people have been stopped from going to other countries. We appreciate you. You are very admirable. Evil has been eradicated. We will award you with the post of DSP. We commend you. गुड एसपी कासिम, वेल डन। किंग के लोग मारे गए हैं और बहुत से गैर ज़रूरी लोग बाहर मुल्क जाने से रोके गए हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं। आप तारीफ के काबिल हैं। आज आप लोगों ने ज़बरदस्त काम किया है, बुराई ख़त्म की। हम आपको इनाम के तौर पर डीएसपी के ओहदे पर फाइज करते हैं। हम आपकी प्रमोशन करते हैं। मेजर फारूक कायन की काबिलियत को सराहते हुए तारीफ कर रहे थे। शुक्रिया सर, लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैंने अपने कुछ नौजवान साथियों को नहीं बचा सका। कायन लब मेजे अपने शाल पर काबू पाते हुए बोला, इस बात का हमें भी काफ़ी अफसोस रहेगा, लेकिन हम पुलिस वालों का काम ही अपने मुल्क के लिए लड़ना होता है, मुल्क के लिए शहीद होना होता है। मुझे उन सारे नौजवानों पे फ़ख्र है जो मुल्क के लिए शहीद होते हैं। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है एसपी कयान। गुड। कयान ने लब मेज कर मेजर फारूक का शुक्रिया अदा किया। ये सब कुछ ईविल ने किया था, उससे नहीं, और इसमें उसका कोई कमाल नहीं था, लेकिन वो ये बात मेजर फारूक को ना बता सकता, वरना उसका मोए मोए हो जाना था। इसलिए कयान ने चुप रहना ही बेहतर समझा। बड़ी, हम कब जाएंगे एनापी की शादी पर? मुझे भी शॉपिंग करनी है। मुझे नहीं पता, मुझे नए कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं। मुझे मॉल लेकर चले ना प्लीज़ बड़ी। लारे इल्तिजाई लहजे में कहने लगी, मेरी गुड़िया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो मैं अपनी गुड़िया को प्यारे प्यारे से कपड़े लेकर देता हूँ। लव यू बड़ी, आप बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं। लेकिन बड़ी, तारीफ के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई थी। अमान उसके उदास चेहरे को देखकर परेशान हुआ था। लेकिन क्या गुड़िया? मुझे एंजिल की याद आ रही है बड़ी, मुझे उनसे मिलना है। लारीब की आंखों से आंसू निकलने लगे थे अपने एंजिल को याद करते। मेरी गुड़िया, बस इतनी सी बात पर रो रही हो? तुम्हारा बड़ी तुम्हारे लिए पूरा एंजिल ला कर देगा। अमान लारीब को गले से लगाता हुआ बोला। लारीब किसी बच्चे की तरह अमान के गले से लगकर रोने लगी थी। उसे आज शिद्दत से अपने एंजिल की याद आ रही थी। ओहो मेरी गुड़िया, रोते नहीं, तुम तो बड़ी हो गई हो। बुरी बात, बड़े बच्चे रोते नहीं हैं। मैं अभी मॉल से वापसी में आपको एंजिल के पास ले जाऊंगा। अमान लारीब को फैलाते हुए बोला। पक्का ना बड़ी? लारीब अमान के सीने से सर उठाती, आंखों में आंसू लिए अमान को देखकर पूछने लगी। पिंकी प्रॉमिस मेरी जान, ले जाऊंगा। अब रोना बंद करो। लारीब रोना भूलकर अपने एंजिल से मिलने की खुशी में खुश हो रही थी। सफ़ीर भी हिबा को पिज़्ज़ा खिलाने बाहर लाया था और फिर हिबा की जिद पर शॉपिंग करवाने मॉल ले आया था। बड़ी, मुझे वो चाहिए। लारीब की नज़र सब्ज रंग के फ्रॉक पर पड़ी थी। अमान ने सामने शॉप में प्यारा सा लटका हुआ फ्रॉक देखा था, बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल अमान की गुड़िया की तरह था। अमान ने लारीब को उसकी पसंद का फ्रॉक लेकर दिया जिससे वो कंफर्टेबल रहती थी। लारीब अमान को पूरा मॉल घुमा रही थी। लारीब ज्वेलरी वाले शॉप पर रुककर अपने लिए चूड़ियाँ देख रही थी। पास पड़े पायल पर अमान की नज़र पड़ी थी। अमान की नज़रों के सामने चंदा के गोरे गोरे पाँव आए थे। अमान ने बड़ी ही चाह से चंदा के लिए वो पायल का जोड़ा ले लिया था। बड़ी, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। अमान अभी पायल देख रहा था कि उसे लारीब की आवाज़ सुनाई दी। वो थक हार कर अब अमान से फरमाइश करने लगी थी। अच्छा, तो मेरी गुड़िया को पिज़्ज़ा खाना है, तो चलो आओ, खिलाता हूँ मैं पिज़्ज़ा। अमान चंदा के लिए पायल पैक करवाता लारीब को पिज़्ज़ा खिलाने ले गया। अमान लारीब को पिज़्ज़ा पॉइंट ले आया था। लारीब बच्चों की तरह पिज़्ज़ा खा रही थी। उन्हें अभी थोड़ी ही देर हुई थी अंदर बैठे के। सफ़ीर भी हिबा को लेकर पिज़्ज़ा पॉइंट में दाखिल हुआ। लारीब की नज़र सफ़ीर पर गई थी। आंखों में खुशी की किरण चमकी थी। लारीब अपना पिज़्ज़ा वहाँ ही छोड़ दे एकदम चीख पड़ी, एंजल। लारीब भागकर सफ़ीर के गले लगी थी। इस अचानक अवतार से सफ़ीर घबरा गया था। सारे लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। एंजल, एंजल, आई मिस यू सो मच। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। लारीब किसी छोटे बच्चे के साथ सफ़ीर के गले लगकर बोले जा रही थी। सफ़ीर ने एहतियात से लारीब को अपने सीने से लग किया। प्रिंसेस कैसी हो? सफ़ीर लारीब का चेहरा दोनों हाथों में लिए पूछने लगा। मैं ठीक हूँ एंजल, आपकी बहुत याद आ रही थी। लारीब मुंह फुलाए बोली। अमान ये मंजर देखकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो रहा था। वो भी सफ़ीर के पास जाता उससे मिला था। कैसे हो सफ़ीर? मैं ठीक हूँ। एंजल चले, वहाँ कुर्सी पे बैठते हैं, मुझे पिज़्ज़ा खाना है ना। लारीब सफ़ीर का बाजू पकड़ते पास वाली कुर्सी पे बिठा गई थी। अमान और हिबा भी साथ बैठ गए थे। लारीब सफ़ीर का बाजू जोर से पकड़े बैठी थी और एक हाथ से पिज़्ज़ा खा रही थी। एंजल, आप तो मुझे स्टोरी सुना रहे थे ना, फिर मैं सो गई थी। वो मासूम सा मुंह बनाकर बोली। सफ़ीर ने अमान को देखते अपना बाजू लारीब के हाथ से छुड़वाया और उसके पास ही बैठ गया।
हिबा मायने ही संसू से सफ़ीर को देख रही थी और आंखों ही आंखों में बाटा फोड़ने की धमकी दे रही थी। पिज़्ज़ा खाने के साथ साथ लारेब कोई ना कोई ऐसी बात कह देती थी जिससे सफ़ीर और अमान मुस्कुराने पर मजबूर हो जाते थे। अमान तो लारेब की सफ़ीर के साथ अटैचमेंट देखकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। सफ़ीर ने हिबा को पिज़्ज़ा खिलाकर अमान से इजाज़त चाही। सफ़ीर को जाता देख लारेब फिर से उदास हो गई थी। बड़ी, क्या मेरे लिए मेरे एंजल को घर नहीं ला सकते मेरे पास? गुड़िया, तुम्हारी एनापी की शादी हो जाए फिर हम आपको आपके एंजल के पास छोड़ाएंगे। ये आपके बड़ी का वादा है। सच्ची बड़ी? वो खुशी से उछली। आराम से गुड़िया, चलो अब घर चलते हैं। फिर तुमने मेडिसिन भी खानी है और आराम भी करना है। हाँ बड़ी, लेकिन आपको अपना वादा याद रखना है, ओके? हाँ हाँ, याद है। वो दोनों बातें करते करते बाहर निकल गए। अमान चंदा को इस जिल्लत भरी दुनिया से बाहर लाना चाहता था। वो चाहता था वो अपनी इस जिल्लत भरी दुनिया से बाहर निकले, दूसरी दुनिया भी देखे, उसे एहसास हो कि इस दुनिया से निकलकर वो कितना अच्छा महसूस करेगी। अमान चंदा को अपने साथ ले जाने हीरा मंडी पहुंच चुका था। गंगा ने अमान को देखकर इग्नोर कर दिया। उसे पता था वो मना भी करेगी तो ये लड़का चंदा से मिलकर ही जाएगा, इसलिए वो खामोश हो गई थी और अमान चंदा को लेने उससे कमरे में चला गया। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे अमान ने दरवाज़ा खोला था। चंदा के रोने की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी थी। अमान फौरन चंदा के पास गया था जो बेड पे बैठी रो रही थी। क्या हुआ चंदा, आप रो क्यों रही हैं? बताएं मुझे। अमान को ना जाने क्यों चंदा के आंसू देखकर बेचैनी सी होने लगी थी। चंदा ने अमान को देखते जल्दी से अपने आंसू साफ किए। कुछ नहीं। कुछ तो है चंदा, आप मुझे अपने दर्द में शरीक नहीं करेंगी? इतना तो मैं कर सकता हूँ कि आपका दर्द बांट सकूं। चंदा ने अपनी भीगी नीली आंखें उठाकर अमान को देखा। अमान चंदा की आंखों में अपने आप को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। आज चंदा का भी दिल कर रहा था वो अपना मानसी खोलकर उसके सामने रख दे, ताकि वो ये भी जान सके जिस लड़की के साथ वो प्यार मोहब्बत की बातें करता है वो पहले ही किसी के धोखे में आकर अपनी इज्जत गंवा बैठी है। चंदा, आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। अमान उसके पास बेड पर बैठे हुए बोला। चंदा ने एक नज़र अमान को देखा और अपने कपकपाते लबों से बोलना शुरू किया था। चंदा का मासी। अरे ओ मोना बिटिया, कहाँ है तू? रामपाल अपने छोटे से घर के अंदर आते हुए बोला। सेन में उसकी बीवी राधिका खाना पका रही थी। आ गई बाबू। कमरे से 17 साल की लड़की भागते हुए निकली थी, जो कि बेहद खूबसूरत थी। छोटी सी कमीज और नीचे खुले घेरे वाली शलवार पहने बाहर निकली थी। गले में दुपट्टा ना होने के बराबर था। अरे मेरी बिटिया। रामपाल ने उसके सर पर प्यार दिया। बाबू, तू क्या लेकर आया है मेरे लिए? मोना ने खुश होते हुए रामपाल के हाथ में अपने लिए किताबें देखी और राधिका उन बाप बेटी का प्यार देखकर मुस्कुरा रही थी। यही तो थी उनकी कुल कायनात। रामपाल और राधिका की पसंद की शादी हुई थी। दोनों घरों ने धूमधाम से शादी की थी। राधिका रामपाल के साथ उस छोटे से घर में आकर भी बहुत खुश थी और रामपाल के लिए राधिका बहुत ही अच्छी बीवी साबित हुई थी। 8 साल तक उनके घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। कितनी ही मिन्नतें उन्होंने मंदिरों में मांगी थी, कितने ही चढ़ावे चढ़ाए थे, पाठ पूजा की थी, तब जाकर उनके भगवानों ने उनकी सुनी थी और उनके घर में एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से मोनिका रखा था। सारी दुनिया का लाड प्यार दोनों अपनी बेटी पर निछावर करते थे। चाहे वो गरीब थे लेकिन हर ख्वाहिश मोनिका की पूरी करते थे। बाबू, तू मेरे कॉलेज के लिए किताबें लेकर आया है ना? मोना रामपाल के हाथों से किताबें लेते हुए बोली। हाँ, मेरी बिटिया को शौक था ना पढ़ने का, तो ये कैसे हो सकता है कि रामपाल अपनी मोना बिटिया की ख्वाहिश पूरी ना करे? बाबू बाबू, तो बहुत अच्छा है। मोना रामपाल के गले लगते हुए बोली। अच्छा, बस तेरा बाबू अच्छा है, अम्मा अच्छी नहीं है। राधिका मोनिका के प्यार से कान खींचते हुए बोली। अरे अम्मा, मोना तो अपनी माँ पर अपनी जान भी वार देगी। कभी ऐसा टाइम आया तो? हट पगली, ऐसी बातें नहीं करते। भगवान तुझे लंबी उम्र दे और तेरी अच्छी जगह शादी करे। अम्मा, मैं तो कहती हूँ मेरा बंदा ना मेरे बाबू जैसा हो, जो मुझसे बेहद प्यार करे और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। चल जा, अपने बापू को पानी ला कर दे, फिर खाना खाते हैं। मोना किताबें लेती अंदर चली गई। मोना के बापू, हमें तो डर लगता है अपनी बिटिया को बाहर भेजने से। देखते हैं ना कितनी प्यारी है हमारी बिटिया, अगर किसी की नज़र में आ गई तो? अरे राधिका, तू क्यों परेशान होती है? भगवान सब ठीक करेगा। मेरी बिटिया को बहुत शौक है पढ़ने का और अब हम लोगों के डर से अपनी बेटियां के ख्वाब तो नहीं तोड़ सकते ना। हाँ, कह तो ठीक रहा है तू। फिर कब जाएगा मोना को लेकर कॉलेज? कल जाएगी मेरी बिटिया कॉलेज। मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा। हमारे गांव में डॉक्टर की कमी है ना। अगर यहाँ गांव में कोई डॉक्टर होता तो मेरी अम्मा बच जाती। रामपाल ने दुखी लहजे में कहा।
राम भगवान की जो मर्जी, लेकिन तू फिक्र ना कर। देखना, हमारी मोना बड़ी होकर हमारा नाम रोशन करेगी। हाँ, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। वो दोनों खुश थे, मुस्तकबिल के फैसलों से अनजान थे। अगले दिन मोना अपने बाबू के साथ कॉलेज चली गई थी। इतना बड़ा कॉलेज देखकर तो मोना की आंखें चमकी थीं। बाबू, मैं इतने बड़े कॉलेज में पढ़ूंगी। मोना खुशी से रामपाल के गले लग गई। हाँ मेरी बिटिया, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ेगी। लेकिन बिटिया, एक बात याद रखना, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। यहाँ बहुत बुरे बुरे लोग भी होते हैं, उनसे बच के रहना है। रामपाल ने अपनी बेहद खूबसूरत नीली आंखों वाली गुड़िया को देखते हुए कहा, जो उस वक्त कॉलेज के यूनिफॉर्म में बेहद प्यारी लग रही थी। बाबू, तू फिक्र ना कर। देखना, एक दिन मैं तेरा नाम रोशन करूंगी। मुना भी खुशी के मारे फिर से रामपाल के सीने से लग गई। मुना फिर रोज कॉलेज जाने लगी, लेकिन कुछ दिनों से उसे उस रास्ते में एक लड़का नजर आने लगा था, जो उसके कॉलेज जाते वक्त और छुट्टी के वक्त भी उसके कॉलेज के सामने खड़ा रहता था। और जब मुना घर से निकलती तो उसके पीछे पीछे चलता। एक दिन मुना को बहुत गुस्सा आया और उससे अपने पीछे रास्ते में आते देख वो खड़ी हो गई। क्या बात है भैया, जो तू रोज मेरे पीछे आ जाता है? मोना ने अपनी नीली आंखों को और बड़ा बड़ा करके उस लड़की को देखा। वो लड़का था भी बहुत खूबसूरत। वो लड़का उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। मेरा नाम अर्जुन ठाकुर है। तो मैं क्या करूं बाबू? मैंने तेरे नाम का अचार डालना है, और आइंदा मेरे पीछे ना आना, वरना मैं बापू को बता दूंगी। मोना गुस्से से कहकर वहां से जा चुकी थी। अर्जुन दूर तक उसे देखता रहा। मोना तेज से कदम उठाती कर गई। बेटा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? राधिका ने मोना को गहरे गहरे सांस लेते देखा तो पूछने लगी। कुछ नहीं अम्मा, एक कुत्ता पीछे लग गया था, उससे डर कर भाग गई। तो सांस चढ़ गई। अरे बेटा, ध्यान से आया कर, किसी दिन वो कुत्ता तुझे काट ना ले। नहीं अम्मा, मैंने उसे पत्थर मारा है, क्या पता अब रास्ते में ना आए। चल मेरी बिटिया, मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए रोटी लाती हूँ। ठीक है अम्मा। मोना भी हाथ मुंह धोने चली गई। अगले दिन फिर से अर्जुन मोना के रास्ते में खड़ा था। मोना ने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा, लेकिन कच्ची उम्र थी। वो रोज रोज उसके सामने आता, उससे बात करने की कोशिश करता, जिससे मोना का दिल भी पिघलने लगा था। मोना, एक दफा मेरी बात सुन लो। अगर तुमने अब मेरी बात ना सुनी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। मोना उसकी धमकी सुनते ही खड़ी हो गई। मोना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से तुमको देखा है मैं अपने होश खवा बैठा हूँ। मोना ने अर्जुन को देखा था, जो उससे प्यार का इजहार कर रहा था। वो था भी तो इतना खूबसूरत। मोना, तुम ना चांद जैसी खूबसूरत हो, इसीलिए मैं तुम्हें चंदा बोला करूंगा। अर्जुन उससे अपनी बातों की जाल में फंसा रहा था, और वो मासूम उसकी बातों को सच मानने लगी थी। अपनी तारीफ सुनती वो शर्मा कर सर झुका गई, और अर्जुन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अब वो रोज उसके रास्ते में खड़ा होता, और मोना छुट्टी के बाद का सारा वक्त अर्जुन के साथ गुजारने लगी थी। वो घर में बताती कि पेपर्स होने वाले हैं, इसीलिए लेट छुट्टी होती है। इसी तरह उनको मिलते मिलाते अपने प्यार का खेल खेलते 1 साल हो गया था, और मोना अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करने की बजाय अर्जुन के साथ घूमने फिरने लगी थी। मोना गरीब थी और अर्जुन अमीर। उसे रोज से इन्हें गिफ्ट लाता, खाना खिलाता, जिससे मोना को खुशी होती थी। वो पागल अर्जुन से मोहब्बत कर बैठी थी। रामपाल और राधिका अपने ख्वाब सजाए बैठे थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बनेगी, उनका नाम रोशन करेगी। चंदा, ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ। अर्जुन ही खूबसूरत पायल उसे दिखाता हुआ कहने लगा। अर्जुन, ये तो बहुत महंगी लग रही है। अरे मेरी जान, ये तुम्हारे हुस्न के आगे कुछ नहीं। अर्जुन की बात सुनते ही चंदा शर्मा कर उसे देखने लगी। एक दिन वो दोनों पार्क में बैठे थे। रामपाल वहां से गुजर रहा था। अपनी बेटी के साथ अर्जुन को बैठे देख रामपाल को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में आगे बढ़ा और अर्जुन को मारने लगा। वो जानता था अर्जुन इंतहा का निकम्मा आवारा लड़का है। वो जगह जगह लड़कियों को छेड़ता है, जिससे रामपाल बाखूबी वाकिफ था। मोनिका को अर्जुन के साथ देख रामपाल को गुस्सा आया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ बैठने की? जबकि मोना तो अपने बाबू को देखकर परेशान हुई थी। बाबू बाबू, छोड़ो इसे, वो मर जाएगा। रामपाल ने उसे से मोना की तरफ देखा। रामपाल अर्जुन को छोड़ता मोना का हाथ पकड़ता घसीटता हुआ घर लाया, और आते ही सहन में फेंक दिया। राधिका जो सहन में बैठी सब्जी बना रही थी, रामपाल को गुस्से में देखकर डर गई। ये क्या हुआ राम? राधिका, पूछ इससे, ये उस निकम्मे लड़के घटिया लड़की के साथ क्या कर रही थी? उसके साथ पार्क में बैठी बातें कर रही थी। राधिका ने भी अजीब नजर से मोना की तरफ देखा। वो किस लड़की की बात कर रहा है? नहीं अम्मा, वो लफंगा नहीं है, वो कहता है मुझसे प्यार करता है। रामपाल ने गुस्से में आकर आगे बढ़कर आज पहली दफा अपनी बेटी पे हाथ उठाया था। एक जोरदार थप्पड़ मोना के चेहरे पे पड़ा था। वो लफंगा ही है, तुझे नहीं पता। हम मर्द हैं, हम जानते हैं वो कितना बेगैरत है।
बाहर किस किस से मुंह मारता है। तुझे मैंने कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था मुना, और तूने हमारा यकीन तोड़ा। मुना की इस हरकत से रामपाल की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मुना तो अपने बाबू की आंखों में आंसू देख जल्दी से उसके पास गई। माफ कर दे बाबू, तू ना रो। तेरी मोना ने तेरा यकीन तोड़ा है। माफ कर दे मुझे, मार दे, मुझे मार दे, लेकिन तू ना रो। तू ना रो बाबू, मैं आइंदा उससे नहीं मिलूंगी। मुझे माफ कर दे। राधिका भी रो रही थी, लेकिन रामपाल बगैर कुछ कहे अंदर चला गया। मोना, तूने अच्छा नहीं किया। इतनी मुश्किलों से तेरा दाखिला करवाया था और तूने हमारा यकीन तोड़ा है। अम्मा माफ कर देना, मैं वादा करती हूँ आइंदा उससे नहीं मिलूंगी। मेरा ख्वाब ना तोड़ो, मुझे डॉक्टर बनना है। ये फैसला तेरा बाबू करेगा अब। राधिका भी उसे छोड़कर कमरे में चली गई। रामपाल ने 2 दिन से मुन्ना से कोई बात नहीं की थी, ना ही मुन्ना कॉलेज गई थी। उसे दुख हुआ था। वो इतने शौक से अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था, और वो क्या करती फिर रही थी। मुन्ना ने बड़ी दफ़ा कोशिश की थी रामपाल से माफ़ी मांगने की, लेकिन रामपाल ने उससे ना ही बात की थी, ना ही वो उसके सामने आया था। मुन्ना, खाना खा लो। मुन्ना ने कितने ही दिन से खाना नहीं खाया था। राधिका अपनी बेटी की भूख का ख्याल करती उसे खाना खिलाने आई थी। नहीं अम्मा, जब तक बाबू राजी नहीं होता मैं खाना नहीं खाऊंगी। तेरा बाबू अभी थोड़ा गुस्से में है, ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मा, अभी वो कुछ और कहती कि रामपाल कमरे में आया। बाबू, मोना उठकर रामपाल के पैर पड़ी थी। बाबू, माफ कर देना अपनी गुड़िया को। रामपाल भी कहाँ अब मजीद अपनी बेटी से दूर रह सकता था। रामपाल ने मोना को अपने पैरों से उठाकर गले से लगा लिया। मोना रामपाल के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी थी। बाबू, मैं वादा करती हूँ अब मैं तेरा यकीन नहीं तोड़ूंगी। रामपाल ने प्यार से उसे गले लगाया, और राधिका फिर से दोनों का प्यार देखकर मुस्कुरा गई। मोना फिर से कॉलेज जाने लगी थी, और अर्जुन फिर से उसके रास्ते में आया था, लेकिन मोना उसे इग्नोर करके आगे चलने लगी। क्या हुआ चंदा, ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ? अर्जुन ने मोनिका का बाजू पकड़कर अपने रूबरू किया। छोड़ो मुझे अर्जुन, मैं अब तुम्हारे साथ और प्यार के वादे नहीं कर सकती। मैंने अपने बाबू का ख्वाब पूरा करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, और मैं अपने बाबू का यकीन नहीं तोड़ सकती। चंदा, मेरे साथ जो प्यार का वादे किए उसका क्या? वो मेरे को माफ कर दो अर्जुन, अब मेरे रास्ते में ना आना। देख लो चंदा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मोना बेरोही से कहती चलती गई। देख लूंगा साली तेरे को, बड़ी हवाओं में उड़ रही है ना, जल्दी तेरा बंदोबस्त करता हूँ। अगले कई रोज मोना कॉलेज जाती रही, लेकिन अर्जुन उसके रास्ते में नहीं आया था। पहले तो मोना खुश हुई कि चलो जान छूटी, लेकिन फिर मोना को उसकी धमकी याद आई थी। मोना परेशान हुई थी कि कहीं उसे सच में खुदकुशी तो नहीं कर ली। उसकी कच्ची उम्र का प्यार फिर से उमड़ने लगा था। उसे फिर से याद करने लगी। एक हफ्ते बाद अर्जुन दोबारा से उसे नजर आया था। अर्जुन के हाथ पर पट्टी बंधी देख मोना परेशान हो गई। अर्जुन, ये क्या हुआ तुमको? वो अर्जुन का हाथ पकड़कर कहने लगी। छोड़ो मुझे चंदा, कुछ नहीं हुआ। चंदा, अर्जुन ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी और 6 दिन हॉस्पिटल में रहकर आया है। अर्जुन के दोस्त से मोनिका को बताया। चंदा ने राजू की बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रखा, और उसकी नीली आंखों से आंसू मोती की तरह टूटने लगे। अर्जुन ने अपने दोस्त राजू को आंख मारकर शाबाशी दी। अर्जुन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मुझसे दूर हो गई थी। मोना इस बात से शर्मिंदा हो गई थी। वो फिर से अपने बाप से क्या हुआ वादा भूलने लगी थी, और अर्जुन के प्यार में अपने दिल के हाथों मशहूर होकर दोबारा से अर्जुन से मिलने लगी थी। चंदा, तेरा बापू हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेगा। तू चल मेरे साथ, हम कहीं और चले जाते हैं। नहीं अर्जुन, मैं कैसे? वो परेशान होते हुए बोली। क्यों नहीं? क्या तू मेरे से प्यार नहीं करती? अर्जुन मासूमियत से बोला। करती हूँ अर्जुन, लेकिन अम्मा पापू की इज्जत, उनका ख्वाब। तो ठीक है, फिर हम दोनों अलग हो जाते हैं। वो ये कहते हुए उठने लगा। मैं मर जाऊंगा और इसकी जिम्मेदार तुम होगी चंदा। नहीं अर्जुन, तू अब ऐसा ना करना, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अर्जुन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। ठीक है, फिर हम भाग जाते हैं। तुम मुझे बता देना अगर मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो। अर्जुन आंखों में आंसू लिए मोनिका को बोला, और मोनिका परेशान होती घर चली गई। घर जाकर भी वो परेशान रही, ठीक से खाना भी नहीं खाया था। एक तरफ उसकी अम्मा, उसका बाबू जो उससे बेहद प्यार करते थे, और एक तरफ उसकी कच्ची उम्र की मोहब्बत, और फिर अमीर होने का ख्वाब जो पूरा होने जा रहा था। अगर मैं अर्जुन से शादी कर लूँ, बाद में बापू मान जाएगा, वो मेरे से प्यार भी तो करता है ना। वो ये सोचकर अर्जुन से शादी करने का फैसला कर चुकी थी। अगले दिन वो अपनी माँ और बाबू से मिलने गई, ऐसे जैसे आखिरी दफ़ा मिल रही हूँ। मेरी बिटिया आज रो क्यों रही है? रामपाल ने प्यार से उसके बाल संवारते हुए कहा। बाबू, तू मेरे से कितना प्यार करता है?
मेरी जान, तेरा बापू तेरे से बहुत प्यार करता है। रामपाल ने उसके माथे पर बोसा दिया। मोना को अपना किया फैसला एक लम्हे को गलत लगा, लेकिन अर्जुन को सोचकर वो ठंडी सांस भरकर रह गई। वो राधिका और रामपाल से आखिरी दफा मिलती ही घर की दहलीज पार कर गई थी। फिर वो सीधा अर्जुन के पास गई थी। अर्जुन, ब्याह करने के बाद तुम मेरे को मेरे घर छोड़ाएगा ना? बाबू मान तो जाएगा ना? मोना परेशानी से अर्जुन से कहने लगी। हाँ चंदा, मान जाएगा। हम शादी करके जाएंगे और फिर तेरे माँ बाप के पास और कुछ चारा नहीं होगा। चल आजा, गाड़ी में बैठ। और मोना अर्जुन की बात मानती गाड़ी में बैठ गई। अगर उसे पता होता कि आज उसके साथ क्या होना है, वो कभी भी ये कदम न उठाती। अर्जुन, ये मंदिर का रास्ता नहीं है, मोनिका परेशानी से बोली, क्योंकि अर्जुन उसे मंदिर नहीं कहीं और ले जा रहा था। लेकिन अर्जुन उसके सवाल पर कुछ न बोला और गाड़ी चलाता रहा। मोना भी खामोश हो गई थी। मोना, पहले हम घर जाएंगे, फिर वहां से मंदिर जाएंगे। मोना को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन चुप करके बैठ गई। उसे लेकर घर के अंदर चला आया। पूरा घर खाली था। तुम यहाँ बैठो, मैं भी तेरे लिए जूस लेकर आता हूँ, अर्जुन मोना को बोला। मोना को घबराहट होने लगी थी। एक उसका दिल किया वो यहाँ से भाग जाए, पर अर्जुन का सोचती बैठ गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन आया तो उसके हाथ में जूस का गिलास था। ये लो, तुम ये जूस पियो, फिर कुछ दोस्त आएंगे, फिर मंदिर चलते हैं ब्याह करने। मोना ने ग्लास पकड़कर जूस पीना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसकी आंखों की इर्द-गिर्द धुंध छाने लगी थी। वो बार बार अपनी आंखें जबरदस्ती खोलते अर्जुन को देखने लगी, जो उसकी हालत देखता मुस्कुरा रहा था। अर्जुन, मेरा सर चकरा रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे घर छोड़ दो। ऐसे कैसे तुझे घर छोड़ दूं, साली हरामजादी, अभी तो मजा आएगा। वो शैतानी मुस्कुराहट लिए कहता मोना को धचका देखा। क्या मतलब अर्जुन? वो अपने चकराते सर को थामते उठने की कोशिश करते हुए उससे पूछने लगी। मतलब अभी समझाता हूँ। अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए चंदा की तरफ बढ़ने लगा। नहीं अर्जुन, प्लीज नहीं, तुमने तो कहा था हम ब्याह करेंगे। वो ए, कौन कमबख्त तेरे से शादी करना चाहता है? मैं तो तेरी हुस्न पर मर मिटा था, और उस दिन तेरे बाप ने मेरे को मारा था, उसका बदला भी तो लेना है ना। वो उस पर झुकते हुए उसके कान में सुर फूंक रहा था। चंदा अपने नाजुक हाथों से उसे पीछे धकेलने लगी। पीछे हो अर्जुन, भगवान मेरी इज्जत की लाज रख ले। वो अब अपने भगवान से अपनी इज्जत मांगने लगी थी, लेकिन इस वक्त वो अपने माँ बाप का ख्वाब यकीन तोड़ कर आई थी। उसका भगवान उसका यकीन कैसे कायम रखता हूँ? अर्जुन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा चुका था। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन अर्जुन को रहम नहीं आया था और वो दर्द सहकर बेहोश हो चुकी थी। उसके जिस्म पर हर जगह हैवानियत के निशान थे। फिर जब वो होश में आई तो खुद को एक कमरे में पाया। चंदा के जिस्म से दर्द की टीस से उठने लगी नहीं। उससे उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द के मारे उससे उठा नहीं गया। बाबू, बाबू, मोना चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी थी। मुझे माफ कर दे। उसकी ये गलती ने उसको कहाँ ला खड़ा किया था। अभी वो चीख रही थी कि एक औरत अंदर आई थी जिससे साड़ी पहनी हुई थी। पेट उसका नजर आ रहा था। उसका हुलिया देखते चंदा को कुछ कुछ समझ आने लगा था। उसके सर पर धमाके होने लगे थे कि कहीं वो कोठे पर नहीं। नहीं, कौन है आप? वो अपने दर्द को इग्नोर करते हुए बोली। लड़की तो बड़ी प्यारी लाया है अर्जुन, ये हमारे इस कोठे की शान होगी। जबकि कोठे वाली की बात सुनते मोना का दिल धक से बैठा था। मतलब वो ऐसी जगह पहुंची थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से जाने दे। मोना अर्जुन के आगे हाथ जोड़ने लगी। हट बे छोरी, तेरे 2 लाख कीमत दी है मैंने अर्जुन को, तू अब यहाँ से कभी नहीं निकल सकती। गंगा ने उसके सर पर बम गिराते हुए बताया था। मोना ने गिड़गिड़ाकर कितनी ही दफा मिन्नतें की, लेकिन गंगा ने उससे कहीं जाने नहीं दिया। मोना ने कई दफा भागने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मोना को कितनी दफा मार भी पड़ी थी। उसके जिस्म पर जगह जगह मार के निशानात थे। गंगा उसे जबरदस्ती डांस सिखाती। जब वो ना करती डांस तो गंगा उसे मारती थी। कई दिन उसके जिस्म से मारपीट के निशान नहीं जाते थे। फिर वो अपने नसीब का लिखा समझकर चुप कर गई थी। ये सब तो उससे खुद ही अपने साथ किया था। अब फरियाद कैसी? अब वो किस मुंह से अपने घर जाती? उसकी माँ और बाबू ने कितना ढूंढा होगा उसे, लेकिन वो तो किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रही थी। मोना ने अपना नाम चंदा बताया था। वो चाहती थी वो इस नाम की हैसियत के साथ ये जिंदगी गुजारे, अपनी किए की सजा भुगते। चंदा अमान को अपना माजिद सुनाते सुनाते हिचकियों समेत रोने लगी थी। अमान की आंखों में गुस्से के बाद सुर्खी बढ़ गई थी। अमान का दिल कर रहा था अर्जुन का बदन नोच डाले, लेकिन चंदा पर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जिसके लिए मैंने ज़माना छोड़ा, मुझे उससे छोड़ा पैसों की खातिर। मासी, मामा, मामा कहाँ हैं आप?
जावी भागता हुआ आयशा के कमरे में आया, वो जो हाशिम खान के कपड़े सेट करके अलमारी में रख रही थी। जावी को भागते आते देख जल्दी से कपड़े रखकर अपनी बाहें फैला दी। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मैं यहाँ हूँ। जावी अपनी माँ की आगोश में छुपा था। 18 साल का जावी अपनी माँ की गोद में आता पुरसुकून हुआ था। उसके हाथ में एक ट्रॉफी थी। मामा, मामा ये देखे, मुझे आज फिर से ट्रॉफी मिली है। मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। आयशा ने अपने खूबसूरत बेटे का चमकता चेहरा देख माशाल्लाह कहा, उसके माथे पर बोसा दिया। मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत लायक है। देखना मेरा बेटा बड़ा होकर हम दोनों का नाम रोशन करेगा। इतने में हाशिम खान भी शॉवर लेकर बाहर आ चुके थे। पापा। जावियर आयशा की बाहों से उतरकर हाशिम की आगोश में जा चुका। जावियर बहुत ही हसास और मासूम बच्चा था। वो था तो 18 साल का, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर कोई नहीं कहता था वो 10 साल का मासूम बच्चा लगता था। बेहद मासूम था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। वो लायक बहुत था, चीज़ों को बहुत जल्दी अपने दिमाग में बिठा लेता था, लेकिन वो लोगों से दूर ही रहता था। ज़्यादा लोगों में उठना बैठना भी नहीं था। वो बस अपने माँ बाप के साथ ही अटैच था। मेरा शेर बेटा। पापा देखें, मैं इस दफ़ा फिर से फंस आया हूँ। जावियर 18 साल का होने के बावजूद बेहद मासूम था। उसकी सब आंखों में उतनी मासूमियत थी कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला आता जाता था। वो था भी इतना खूबसूरत। देखिएगा हाशिम, हमारा बेटा आपकी तरह आर्मी में जाएगा, आपकी तरह अपने पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। मेरा बच्चा बनोगे ना अपने पापा जैसे? आयशा मोहब्बत भरी नजरों से जावी को देखते हुए बोली। जी मामा, मैं अपने पापा जैसे बनूंगा। दोनों ने ही चटाचट जावियार के फूले फूले सफ़ेद गाल चूमने लगे थे, जिससे जावियार शर्माता अपने बाप के सीने में मुंह दे गया। कमरे में हाशिम और आयशा का कहका गूंजा था। अपना माजी सोचते जावियार की आंखें सुर्ख हो रही थीं। आज उसे अपने माँ बाप की बेहद याद आ रही थी। उसका दिल कर रहा था अभी जाकर नवाज का सर उसके धड़ से अलग कर दे। जाविया ने अपना मोबाइल उठाया और नवाज को कॉल करने लगा। एक बेल, दूसरी बेल जा रही थी, लेकिन नवाज से कॉल नहीं उठाई थी। तीसरी बेल पर नवाज से कॉल उठाई थी। हेलो। आगे से नवाज की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते जाविया ने सबसे आंखें मीची थी। कौन है, बोलो भी। बोलना नहीं तो मैं कॉल बंद करता हूँ। नवाज उससे से खड़ा था। वो पहले ही किंग की धमकी को लेकर परेशान था, ऊपर से अननोन नंबर से कॉल, उसे गुस्सा आने लगा। सब्र रखिए सुसर जी, इतनी भी क्या जल्दी है कॉल बंद करने की? किसी अनजान की आवाज़ सुनते नवाज कॉल बंद करते करते रुकियो। कौन सुसर जी? नवाज से हैरत से पूछा। आपकी बेटी का आशिक, आपकी बेटी का शोहर, आपकी बेटी के पोर पोर पर हक रखने वाला। आपकी बेटी मेरी कैद में है। कौन हो तुम और मेरी बेटी को क्यों किडनैप किया है? मॉन्स्टर की बात सुनते नवाज का पारा आया हुआ था, वो धाड़ा था। आराम से सुसर जी, आवाज़ नीचे। मॉन्स्टर सर्द लहजे में बोला था। अगर मैंने अपना नाम बता दिया तो कहीं आप वहां बैठे बैठे ही न मर जाएं। नहीं नहीं, आपको तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। जावियार गुस्से से फंकारा था। कौन हो तुम? नवाज से अपना हल्क तर्क करते हुए पूछा था। जावियार की राड़ इतनी तेज थी कि नवाज को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। जावियार हाशिम खान। जावियार गंभीर लहजे में बोलता दूसरी तरफ नवाज की एक पल को रूह फना कर गया था। जावियार, क्यों सुसर जी, यकीन नहीं आ रहा। मेरी बेटी को क्यों कैद किया हुआ है? नवाज सूख निकलते हुए बोला। ना ना सुसर जी, अब वो आपकी बेटी नहीं मेरी बीवी है, और भूल जाएं कि वो कभी अब आप लोगों के पास आएगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा जावियार। नवाज स्वीकार जाता। कितना सलील हुआ था नवाज सिंह के हाथों माला के गायब होने के बाद। उसे अब भी जावियार पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि उससे पहले जावियार को क्यों नहीं मारा था, उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। जान तो मैं अब आपकी लूंगा नवाज चचा उर्फ सुसर जी। दरवाजे पे खड़ी माला सारी बातें सुनती जल्दी से आगे बढ़ी। पापा, पापा, वो जोर जोर से बोलने लगी कि दूसरे पार नवाज से उसकी आवाज़ सुन ली थी। बेटा कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने पास ले आऊंगा। नवाज माला की आवाज़ सुनता उसे आवाज़ देने लगा। माला बेटा, माला बेटा। जाविया ने आतिश फिशा नजरों से माला की तरफ देखा और कॉल बंद कर दी। माला तो जाविया के खतरनाक तेवर देखती डर के मारे कदम पीछे लेती कमरे से भागने की तैयारी करने लगी। इससे पहले वो कमरे से जाती, जाविया ने उसे पकड़कर बेड पर गिराया, अपनी सब आंखों से उसे गुस्से से देखने लगा। माला ने अपना हल्क तर्क किया। भालू, तुमने क्या समझा? तुम अपने बाप को यहाँ बुलाओगी तो वो तुम्हें लेने आएगा और मैं तुम्हें जाने दूंगा। जावी धाड़ उठा। माला को जाविया की गरम गरम सांसें अपने चेहरे पर बाहूबी महसूस हो रही थी। इतनी जल्दी अपने बाप के पास जाना चाहती हो? अभी तो मुझ पे माजी में लगाया गया तुम्हें तुम्हारा इल्जाम सच करके दिखाना है। जावी
प्लीज़ नो। उसे अपने ऊपर झुकता देख वो हवास भागता हुई उसकी शर्ट को मुट्ठी में मजबूती से जकड़ते डरते कपकपाते लहजे में बोली,